रहे हैं। तो आज मैं आपको एक और नया लेक्चर, एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, जिसका नाम है मिसिंग फिगर को आइडेंटिफाई करना। ये भी बहुत ज्यादा काम आता है और सीए स्टूडेंट इसको सिंगल एंट्री के नाम से जानते हैं। ये भी एक फंडामेंटल क्लासेस है, क्योंकि फार की क्लासेस चल रही हैं, इसके बाद मतलब ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस चल रही हैं। तो मैं आपको आज एक सिंगल एंट्री का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, या ये कह लीजिए इसको हम मिसिंग फिगर को ढूंढना सिखा रहे हैं आप, कि सर मिसिंग फिगर को हम कैसे ढूंढें। आज मैं आपको एक तरीके से अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, स्टॉक अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, सीओजीएस अकाउंट, और एक तरीके से ये कह लीजिए सर आप हमें पूरी तरीके से एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग सिखाने जा रहे हैं। मतलब ये भी 2-2.5 घंटे का आज का लेक्चर प्लस कल का लेक्चर मिलाकर ये सीरीज हमारी और समझ जा रही है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि सर ये तो बहुत आसान है, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, स्टॉक एक्सपेंसेस, सीओजीएस, एक्सपेंसेस अकाउंटिंग हमने बहुत आसानी से कर लेंगे? कितने स्टूडेंट हैं क्लास में से जो कह सकते हैं कि सर ये कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे? हैं क्लास में से कुछ बच्चे जो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखते हो कि सर हमको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए? मैं 2-3 नाम देख लेता हूं पहले में। शुभम, आकाश, विकास, प्रकाश, जानवी, अमित, प्रेम, मोनिका, परवेज, ये सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम ये सब कर लेंगे। चलो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है। देखते हैं अब आप लोग एक्सपेंसेस अकाउंटिंग के बारे में बात। तो हम जब आपको मिसिंग फिगर निकालने के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम 2-3 चीजों को यहां पर कोरिलेट करेंगे। सबसे पहले एक एक्सपेंसेस अकाउंट के बारे में बात करें। बहुत ज्यादा आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, बिलिंग वर्सेस अक्रूवल। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है 2 मिनट का, जो मैं अभी यहां पे क्लियर करूंगा। आप मुझे बताइए, लायबिलिटी आप अपनी बुक्स में बिलिंग बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, यस और नो? कितने लोगों को लगता है कि सर यस और नो, बिलिंग बेसिस पे, जिसको हम प्रोग्रेस बिलिंग के नाम से भी जानेंगे? कितने लोग को लगता है कि सर बिलिंग बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? वो यस लिख दें या नो लिख दें कि सर अकाउंटिंग में क्या बिलिंग बेसिस पर अकाउंटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अपना अपना लिखो, मैं देखना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे यस भी लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नो भी लिख रहे हैं। मैं तो सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा हूं, क्योंकि मैं जनरली मतलब आप मुझसे बात करते होंगे ना बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल करने से पहले, तो मैं आपसे बोलता हूं कि मेरी बेसिक क्लासेस को बहुत ध्यान से पढ़ना, काम आएगी आप। तो मैं स्टूडेंट को भी आइडेंटिफाई कर लेता हूं। चलिए अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप एक ऑडिटर हैं, आपने कंपनी का ऑडिट किया फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024। मतलब ऐसा समझो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2023 टू 1 अप्रैल 2024। सॉरी, 31 मार्च लिखना पड़ेगा ना, बात एक ही है वैसे। 31 मार्च, यहां तक कि आपने ऑडिट किया, आपने ऑडिट का टास्क, आपने इनवॉइस रेस किया है। जो इनवॉइस आपने रेस किया है वो 1 अप्रैल 2024 को किया है। बताइए एक्सपेंडिचर आपको कब बुक करना चाहिए, कौन से ईयर में करना चाहिए? 2023 में, 23 टू 24 में करना चाहिए, या 24 टू 25 में करना चाहिए? तो जो बच्चे बोल रहे थे सर इनवॉइस बेसिस पे हम क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे, तो वो पूरी तरीके से गलत साबित होते हैं। अगर क्या हम इनवॉइस बुक नहीं करेंगे, किसी ऑडिटर का बिल नहीं आएगा आपके पास,
तो क्या आप अपनी बुक्स में लायबिलिटी और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करोगे? तो आप कैसे कह सकते हो कि सर बिलिंग बेसिस पे अकाउंटिंग होती है? बिलिंग बेसिस पे कभी भी अकाउंटिंग नहीं होती है। अकाउंटिंग होती है अक्रूवल बेसिस पे, और इस अक्रूवल को हम आपको बहुत बार समझा चुके हैं कि सर अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, बिलिंग बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्सपेंडिचर 2023 में, 23-24 में रिकॉर्ड करना था, रेदर देन 24-25। तो ये एक मिथ जो है वो आपका आज कंप्लीट हो गया। तो जिन लोगों ने लिखा था बिलिंग, दे आर टोटली रॉन्ग। आपको ये ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग हम अक्रूवल बेसिस पे करते हैं एज पर यूएस गैप और आईएफआरएस। ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिस पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग होती है, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पर ही होती है। अब ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं आपसे। कई बच्चे अकाउंट्स प्रोफाइल में इंटरव्यू में जाते हैं, कोई समझदार सीपीए या एसीसीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे होते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि यार हमने इनवॉइस अगले साल रेस किया, बिल कंपनी ने नेक्स्ट ईयर बनाया है, सर्विसेज लास्ट ईयर परफॉर्म करी है, इनवॉइस आपको कब करना चाहिए? तो गलती कर जाती है। वेरी बहुत इंटरव्यू का ये हॉट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अक्रूवल बेसिस के बाद अब हम एक मिसिंग फिगर के बारे में बात कर रहे थे। अकाउंट रिसीवेबल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और अकाउंट्स पेबल के बारे में भी। मैं आपको दो फिगर दे रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड परचेस। आप बताइए इनमें से अकाउंट रिसीवेबल किस अकाउंट से हिट होता है? सीओजीएस से, परचेस से, या किसी में से भी नहीं? तो सर सीधा रिलेशनशिप, ये बात आज आपको हमेशा याद होनी चाहिए। जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन करने जाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल को हमेशा इसके साथ कनेक्टेड पाएंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अकाउंट्स पेबल का कनेक्शन हमेशा परचेस से होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये हमेशा क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट वर्ड मतलब क्रेडिट्स, सॉरी, कॉस्ट ऑफ पर क्रेडिट मतलब, क्रेडिट का मतलब उधारी कह लीजिए आप, है ना, नगदी वाला काम नहीं है, कैश नहीं। वो वाला क्रेडिट बोल रहा हूं, तो आप वो क्रेडिट सुन लें, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल हमेशा क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड हो सकता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ दिया जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा? सेल्स में बदल जाएगा। और परचेस से तो कोई लेना देना नहीं है सीधे। और तीसरा अकाउंट आता है स्टॉक, इन्वेंट्री अकाउंट। मैं आपसे अगर ये बात कहूं कि इन्वेंट्री अकाउंट इन चारों को इफेक्ट कर सकता है, चारों को, परचेस को भी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी, अकाउंट्स पेबल को भी, अकाउंट रिसीवेबल की बिल को भी, तो आप इससे अग्री करेंगे नहीं करेंगे कि सर इन्वेंट्री अकाउंट का रिलेशनशिप इन चारों से पड़ सकता है? अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा मिसिंग फिगर निकालना, कि जब कभी भी आपको मिसिंग फिगर निकालना हो, मिसिंग फिगर क्वेश्चंस में पता करने हो, तो ये चारों अकाउंट का रिलेवेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, तो फिर आप बताएंगे, क्योंकि हमने आपको प्रैक्टिकली चीजों को समझाना एग्जाम्पल से, कि आपके पास ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल भी पड़ा हुआ है, लेट से वो 90,000 है, $90,000, और क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल है 180,000। क्वेश्चन ने आपको जीपी रेशो दिया हुआ है 40%। क्वेश्चन ने आपको जीपी रेशो दे दिया है, और क्वेश्चन ने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे रखा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1,20,000।
कंपनी ने आपको कैश सेल्स दी हुई है 15,000, और आपसे सिंपल सा एक वर्ड पूछा, कैलकुलेट क्रेडिट सेल्स। आप में से अगर किसी जो भी स्टूडेंट अगर ये बता देते हैं, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं, मतलब लॉजिकल वाइज। कुछ चीजें कंफ्यूज करने के लिए दी हो सकती हैं, दिमाग यहां पर बहुत कम लगाना है। लेकिन क्योंकि ये बीकॉम स्टूडेंट के लिए क्लासेस हैं, तो सीए स्टूडेंट के आंसर को तो मैं इग्नोर कर दूंगा ज्यादातर। जीपी रेशियो 40% मैंने कॉस्ट पे ही दे दिया है ना, ये कॉस्ट पे मान, जनरली जीपी रेशियो कॉस्ट पे नहीं होता है। जीपी रेशियो किस पे होता है? सेल्स पे होता है। तो अब आप सेल्स वाला दिमाग लगाओ यहाँ पर। अगर चलो मैं यहाँ यही लिख देता हूं, मैं और कंप्लीट कॉस्ट पे ही ले लेता हूँ, जीपी रेशियो मैंने कॉस्ट पे दे दिया है। ये जीपी रेशियो मेरा 40% है। कितने स्टूडेंट क्रेडिट सेल्स बताते हैं? चलो दो आंसर आ गए, एक बोल रहे हैं 90,000, एक बोल रहे हैं 153। 1 मिनट का समय दिया है, दो आंसर आए। चलिए तो हम पता करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। सर आपने कॉस्ट दे दी, कॉस्ट के ऊपर जीपी जोड़ देते तो सेल्स आ जाती, क्या दिक्कत है? 1,20,000 मल्टीप्लाई 1.4 कर दिया आपने, ये तो टोटल सेल्स आ गई 163। क्या दिक्कत थी? तो जो सेल्स टोटल आई है, अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 40% जोड़ेंगे तो ये टोटल सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है? तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये टोटल सेल्स, और टोटल में से कैश सेल्स माइनस कर दो। तो कहां दिमाग लगा रहे थे हम लोग 90 वाले? 153 है ये, और क्रेडिट सेल्स। ये पता होना चाहिए ना कि इससे टोटल सेल्स आती है, क्रेडिट सेल्स आती है। तो सर क्रेडिट सेल्स आ गई है, तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर कितना होगा? कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर, कौन बताएगा? कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर। कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर कितना होगा यहां पर, वो बात है। तो अगला क्वेश्चन इसी से हमने बना लिया, कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर। और इस क्वेश्चन को और मॉडिफाई करते हैं, ओपनिंग स्टॉक दे दिया मैंने आपको 20 के, क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया मैंने आपको 70 के। अब देखो मैं क्वेश्चन को चेंज करते जा रहा हूं बहुत सारी चीजें डालकर। ये तो भी आपने सोल्यूशन बताया ना, क्योंकि मुझे आपको मिसिंग फिगर समझाना है। सेम क्वेश्चन के अंदर मैंने दो तीन चीजें और इंट्रोड्यूस करी कि ओपनिंग अकाउंट 790 थे, क्लोजिंग 180 थे। मैंने को आपने कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर भी बताना है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है। मैं आपको ओपनिंग अकाउंट्स पीबल दे रहा हूं 40,000, क्लोजिंग अकाउंट पेबल भी दे रहा हूं 70 के। आपको दो चीजें बतानी है, पेमेंट टू सप्लायर भी बताना है। चलिए शुरू हो जाइए आप लोग। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, सारा क्वेश्चन यही था। आपने क्रेडिट सेल्स निकाल ली 153, दिस करेक्ट। अब इस 153 के बाद अगले दो क्वेश्चन में मैंने वो डाल दिया, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर और पेमेंट टू सप्लायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगी आपके ये वर्ड। तो अब कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम इसके लिए बिल्कुल लेमेन तरीके से समझाएंगे।
वैसे डायरेक्ट भी समझा सकते थे, पर हम थोड़ा सा लेमन तरीके से समझाएंगे क्योंकि हमारी आदत लेमन है, क्योंकि जैसे हमने सीखा है वैसे ही हम सिखाएंगे। हम आपको यहाँ पे 3-4 अकाउंट बनाना सिखाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल, इंडिया में इस अकाउंट रिसीवेबल के नाम को आप क्या बोलते हैं? कुछ बोलते होंगे ना, क्या बोलते थे? डेटर्स, डेटर्स अकाउंट, यही बोलते हैं ना। और आपको आपके स्कूल में कॉलेज में सिखाया होगा पर्टिकुलर ऐसे अमाउंट, और इसको यहां से हम कर लेते कॉपी एक्स, ऐसे यहां बना दिया। देखो एक अकाउंट रिसील का अकाउंट बना लिया। सेम हम एक स्टॉक का अकाउंट भी बनाएंगे, सेम। ये कॉपी किया अपन ने, देखो एक्सेल में करने का फायदा जल्दी हो जाता है थोड़ा। स्टॉक अकाउंट बना लिया। एक और अकाउंट बना लेते हैं सर, अकाउंट पेबल अकाउंट। ये भी कर लिया अपन ने कॉपी। वैसे जरूरत नहीं थी इतनी बनाने की, बट क्योंकि सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। चलिए अब उठा के, जब भी आपको अगर एग्जाम में ऐसे टेंशन वाली सिचुएशन में फटाफट बनाना हो तो आपके पास वहां पे स्क्रैच पैड होगा, पेंसिल होगी, वहां पे आपको बना के देखना पड़ेगा, क्योंकि जल्दबाजी में हो सकता है कि आपका कोई बड़ा क्वेश्चन गलत हो जाए। तो आप अपने आप को ओवर स्मार्ट ना समझना एग्जाम वाले दिन पर, अगर समय है तो पूरा लेना ये समय। चलिए सर, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं एक एक करके, लिख देते हैं ना। तो ओपनिंग बैलेंस इसी साइड आता है, ये सबको पता होगा, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड। किसी को इसमें तो डाउट नहीं है ना कि सर ये ओपनिंग बैलेंस 90 और 180 लिखना है ना। सॉरी कहाँ गया, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस, हाँ ये 90 और 180। चलो बेटा लिख देते हैं 90। इधर क्लोजिंग बैलेंस आते हैं। यस सर। अब मुझे बताओ क्रेडिट सेल्स की जनरल एंट्री क्या करती हो, जल्दी बोलो। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हो तो डेटर्स को डेबिट करना है तो टू सेल्स, और क्रेडिट वाली लिखेंगे कि टोटल लिखते हैं, जल्दी बताओ। कई बच्चे बोल रहे सर टोटल सेल लिखते हैं, बेटा क्रेडिट लिखते हैं। क्रेडिट सेल्स तो 153 लिखी। तो इसका मतलब सर 90 प्लस 153 हो गया 243, 243 में से 180 बचा, इसका मतलब कलेक्शन कितना हुआ है? तभी तो बैलेंस कम हुआ है ना, ये ओपनिंग प्लस क्रेडिट सेल्स क्लोजिंग, इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस 243 माइनस 180, 63 इज कलेक्शन। किसका, किसी स्टूडेंट का था कलेक्शन, 63 थे बच्चे, 63। चलिए स्टॉक अकाउंट भी सर आपने बनवाया, क्यों बनवाया, उसका लॉजिक, कुछ ना कुछ तो स्टॉक अकाउंट से भी निकलेगा। चलिए तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लिखो सर। स्टॉक में ढूंढते हैं 20 और 70, ये लिख दिया 20,000। इतना सबको पता होना चाहिए कहां पर डेबिट लिखना है कहां पर क्रेडिट लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक, सर ये भी लिख दो, कितना था मैं भूल जाता हूं। क्लोजिंग स्टॉक था 70, चलिए सर 70 लिख देते हैं, लिख दिया सर। अब आपने दिमाग लगाना इस स्टॉक को फिल करना, तो सबसे पहले आपके सामने एक फिगर आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्सेस सेल्स। स्टॉक में सेल आएगा या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा? चलिए आप लोग बताइए। स्टॉक अकाउंट में, स्टॉक अकाउंट में कभी भी सेल नहीं आ सकता, क्योंकि सेल में प्रॉफिट है। जो माल बेचा है उसको हम बाहर करेंगे यहां से। आप स्टॉक को जो सेल्ड सोल्ड करते तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बाहर कर दिया मतलब क्रेडिट कर दिया। इतना समझ रहे हैं? बाहर कर दिया मतलब सर बेच दिया ना। कितना बेचा आपने, क्वेश्चन में दिया था सर 120, तो यही बाहर करेंगे 120, सेल मत कर देना 120।
तो सर 120 प्लस 70 190 माइनस 20, तो इसका मतलब ये क्या आया होगा? 190 माइनस 20, इसको क्या बोले? व्हाट इज दिस? ये 170 क्या है? परचेस। आपने गुड्स खरीदा होगा, उसी से तो स्टॉक बनता है। और क्वेश्चन ने ऐसा कुछ लिखा नहीं, तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते कि टोटल क्रेडिट परचेस होगी, तो परचेस यहां डेबिट हुई है, तो यहां पे क्या हो जाएगी? क्रेडिट बाई इन्वेंटोरी कर दो। लाइबिलिटी बढ़ती है ना उससे। ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटी का सबको पता होता है, इधर आता है सर। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको यही नहीं पता कि क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो 40 इधर और 70 इधर। क्योंकि एग्जाम में आपके हाथ पैर फटाफट चलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ कौन सी चीज लिखनी है। 70 था ना ये। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर अगर 40 था 70, तो ये हो गया 230। 230 माइनस 70 करूं, तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 140 का ना। इसको क्या बोलेंगे? पेमेंट टू सप्लायर। अब मुझे बताओ, जब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो क्या इस चीज की जरूरत नहीं पड़ सकती? बताओ, कैश फ्लो में इनफ्लो आउटफ्लो बताओ कितना हो गया। नेट इनफ्लो आउटफ्लो, एग्जामिनर ने तो यही पूछ लिया, नेट इनफ्लो आउटफ्लो। तो आप तुरंत बोलोगे 63 का इधर इनफ्लो है, 140 का आउटफ्लो है, और नेट आप बता दोगे। तो पहले तो ये बताओगे, प्लस केस केस वाली सेल्स नहीं बताओगे। एक तो ये हो गया, ये तो आउटफ्लो था। और कैश सेल्स, कैश सेल्स हमने कितनी लिखी थी? 15,000। तो नेट आउटफ्लो, तो आप ये कब कर सकते हो? जब आपके दिमाग में पूरा सिंक्रोनाइज हो। क्या सिंक्रोनाइज हो? हम्म। 5 अकाउंट का रिलेवेंस, सेल्स, परचेस, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैंने आपको एक साथ 5 अकाउंटिंग का आपस में रिलेवेंस सिखा दिया है कि यहां से ये चीजें निकलती हैं। आपका माइंड इन चीजों को करते हुए इतना शार्प हो जाना चाहिए कि आपको तुरंत समझ में आ जाए कि अच्छा यहां से सेल्स निकली, तो यहां से प्रैक्टिस से आप, क्योंकि एग्जाम वाले दिन, आप एग्जाम के पर्टिकुलर डे पर आप ये थोड़ी सोच पाओगे कि यहां से आपके दिमाग क्लिक करना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो स्टॉक से बाहर हुआ होगा। ऐसी चीजें आपको क्या होनी चाहिए? इमीडिएटली क्लिक होनी चाहिए। कितने स्टूडेंट जिनको 100% समझ में आ गया सर? 100% समझ में आना और स्पीड के साथ आना, ये भी मैटर करता है। 100% आ तो गया सर, लेकिन अगर हमको 100% स्पीड के साथ में नहीं आया, तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। क्योंकि एग्जाम वाले दिन क्या 50 मिनट लगाओगे ऐसे टेबल बनाने में? तो सर इसका कोई और शॉर्टकट तरीका है क्या? है ना। अकाउंट रिसीवेबल के लिए क्या करोगे? ओपनिंग बैलेंस ऐड क्या करें, जल्दी बोलो फटाफट। शॉर्टकट। हाँ, पेपर पेन अलाउ होता है। शॉर्टकट क्या? अकाउंट रिसील में क्या ऐड होनी चाहिए? आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए, क्रेडिट सेल्स। तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इससे बैलेंस बढ़ता है। लेस क्या होना चाहिए? कलेक्शन। तो क्या आता होगा? अभी बेड डेप्स को कंसीडर नहीं कर रहे।
क्लोजिंग बैलेंस तो कई बार नीचे बैलेंस ऊपर नीचे दिया होगा। इसी तरीके से अकाउंट्स पेबल का भी शॉर्टकट, ये शॉर्टकट, लेकिन रेक्टिफिकेशन हो जाता ना कि ये प्लस कर दो वो माइनस कर दो, वो मेरी आदत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस ऐड क्या कर दें, क्रेडिट परचेस, लेस क्या कर दें, पेमेंट, तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। स्टॉक अकाउंट भी तो आना चाहिए दिमाग में। ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंटोरी प्लस क्या कर दें, हम्म, पर परचेस, हाँ, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, शॉर्ट लिख देते हैं, लेस क्या आ जाएगा। कौन सी मेथड आपको आसान लगी, पहली वाली या दूसरी वाली। सेकंड आसान जरूर है, लेकिन लॉजिक आपको पहली वाली में ही हो। पहली वाली अगर आपको लॉजिक ज्यादा आसान लगी तो आप अकाउंटिंग के अच्छे स्टूडेंट हो। सेकंड मेथड में मजा नहीं आना चाहिए आपको, देखा जाए तो। क्या है सर ओपनिंग प्लस माइनस के, वहां आप डेबिट क्रेडिट को भी सोच पा रहे हो। वहां आपके दिमाग में ये वहां आपके दिमाग में चक्रव्यूह बन रहा, अच्छा ये टेबल बनेगा, आपके दिमाग डेवलप, वो दिमाग को डेवलप करने की मेथड है ऊपर वाली, डेवलपमेंट वाली मेथड है। देखो कितना सारा रिलेवेंस था कि स्टॉक यहां से निकल सकता है, क्योंकि इधर रट जाओगे तो पता चले वो स्टॉक भूल गया किसी दिन। बट अपनी अपनी चॉइस होती है, ये टाइम सेविंग के लिए है। लेकिन पढ़ाई करते समय दोनों आना चाहिए, जिस दिन आप शॉर्टकट्स मारना सीख जाओगे उस दिन गलत हो जाएगा। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है एक्सेल, इसको, अच्छा अब आपकी क्या ड्यूटी बनती है मालूम है, अगर आप रियल में सीखना चाहते हो, जब आप रिकॉर्डेड वीडियोस को देख रहे होगे ना, तो आपको यहां पर स्टॉप हो जाना चाहिए, यहां पर मेरा सॉल्यूशन आपको नहीं देखना चाहिए, वहीं पर आपको वीडियो बंद कर देना चाहिए, पहले उतारना चाहिए क्वेश्चन, और फिर आज मत करना इसको, अगर आज करोगे तो याद हो जाएगा। और संडे भी मत करना, इसको करना किसी दूसरे दिन, कि आपका माइंड को आप चैलेंज करो, कि आपका माइंड लॉजिकली, क्योंकि माइंड को डेवलप किया जाता है, कभी भी रट के माइंड डेवलप नहीं होता। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि अपनी गलतियों को आज मत सुधारो, आज नहीं सुधारेंगे सर अपनी गलती को, हम कल सुधारेंगे, नहीं तो परसों सुधारेंगे, क्योंकि हम अपने माइंड को ये और इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि हमको भूल रहे हैं, और फिर हम अपने आप को, तो जब कभी भी आप क्वेश्चंस करने जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिमुलेशंस, सर इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से की जा सकती है, कहीं से भी नहीं, पूछो क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जो खुद बिल्ड किए जा रहे हैं, ओवर द पीरियड की हार्डवर्क है, 10 साल जब हम सीए करते हैं तब सिखाया जाता है। तो इंटरनेशनल कोर्सेज में ये थोड़ी सी चीज सिखाई जाती है। इंटरनेशनल कोर्स क्या है, अपग्रेड, वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि आपको आता है ये। जितने भी यूएस के कोर्सेज हैं वो स्किल अपग्रेडेशन के लिए, वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि आपने अपने ग्रेजुएशन में ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, सीधे आप प्रोफेशनल एग्जाम में आएंगे आपको आता है। लेकिन अब उनको थोड़ी पता कि इंडिया में कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट है जिसको ये नहीं पता डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कैसे निकलते हैं, तो उनको डिफिकल्टीज आती है, दैट्स वाई। तो आपने आज इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखा है। मेरी रिक्वेस्ट है बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट से, इस वीडियो को बीच में स्टॉप करके कॉपी पेन लेकर अपना आंसर फाइनल मेरे आंसर से टैली करना, तो आप सीख कर जाओगे। लेकिन पूरा वीडियो देख लिया और फिर लगा रहे हैं रट्टाफिकेशन, तो जब कभी भी कैश फ्लो का क्वेश्चन करोगे शायद गलतियां करोगे, शायद क्या 100% गलती। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, स्पीड हमने थोड़ी सी आज तेज रखी है, 2-3 कॉन्सेप्ट को बेटर समझने के लिए।